स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जिसमें मैंने आपको बताया था आर्टिकल 265, 245 एंड 246। आज मैं आपको सिग्निफिकेंट प्रोविजंस बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में इंसर्ट किया गया था। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 246A। ओके, आर्टिकल 246A। ये आर्टिकल एक्चुअली में ये बतलाता क्या है? तो ये बतलाता है पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का लॉ बनाने का पावर हमें कहां से मिलता है? आर्टिकल 246A से। इस आर्टिकल में क्या क्या बातें कही गई हैं, ध्यान से समझिए। इस आर्टिकल में ये पावर दिया गया है। किसे पावर दिया गया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दिया गया है कि आप लॉ बनाइए, मेक लॉ। तो भैया किस चीज का? जीएसटी का। पहली बात ये हो गया। इसका मतलब क्या आप बोल सकते हैं कि आर्टिकल 246A gives power to central government and the state government to make laws on goods and services tax। दूसरा, एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है। एक्सक्लूसिव पावर मतलब सिर्फ और सिर्फ पावर, लेकिन किसे दिया गया? एक्सक्लूसिव पावर। ये ऐसा पावर है जो कि एक ही गवर्नमेंट को दिया गया है। तो वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है। किस चीज पे भैया? कि वो लॉ बना सके, मेक लॉ। किस चीज का? जीएसटी का। लेकिन वो भी किस चीज का? जीएसटी का। तो ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई पे गवर्नमेंट, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ पावर मिला है कि लॉ बनाइए इंटर स्टेट पे। यहां पे दोनों गवर्नमेंट को पावर मिला है जीएसटी पे, और यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ आप बतलाइएगा कि इंटर स्टेट सप्लाई पे जीएसटी का लॉ क्या है। तीसरी बात क्या है? कि ये दोनों जो प्रोविजंस हैं, ये प्रोविजन और ये प्रोविजन कुछ गुड्स पे अप्लाइड अभी नहीं होंगे, बाद में हो सकते हैं, अभी नहीं होंगे। तो वो कौन सा गुड्स है? तो वो गुड्स है, सबसे पहला पेट्रोलियम क्रूड, दूसरा हाई स्पीड डीजल, तीसरा मोटर स्पिरिट, जिसको हम लोग पेट्रोल भी बोलते हैं, चौथा नेचुरल गैस, और पांचवा एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये 5 गुड्स ऐसे हैं जिसपे जीएसटी अभी नहीं लगाया जाएगा। ये दोनों लॉ इस पे अप्लाई अभी नहीं होंगे। तो कब होंगे? तो जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। ओके, तो आइए इसको हम अब सेंटेंस में लिखते हैं। आर्टिकल 246A, पहला पॉइंट, इट
grants power to union and state governments to make laws with respect to GST imposed by center or such states. दूसरा, आर्टिकल 246A gives exclusive power. ओके, तो इट grants exclusive power to सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. ओके, मेक लॉज with respect to GST on interstate सप्लाई. यानी इंटर स्टेट सप्लाई जो होगा, इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब मैंने आपको पहले बताया था दो तरह का सप्लाई होगा, एक इंट्रा और दूसरा इंटर. तो पहले इंट्रा समझते हैं. इंट्रा का मतलब हो गया कि जो सप्लाई एक स्टेट के अंदर ही हो रहा है, विद इन द स्टेट, वो इंट्रा स्टेट हुआ. और एक ट्रांजेक्शन एक स्टेट से दूसरा स्टेट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई. इंटर स्टेट सप्लाई. तो इंटर स्टेट सप्लाई के लिए जो जीएसटी का जो लॉ बनेगा, वो लॉ कौन बनाएगा? किसको पावर मिला है? किसको पावर मिला है? सेंट्रल गवर्नमेंट को. ओके, अब इसके बारे में लिखते हैं. On the following goods, the aforesaid provisions shall apply from the date recommended by GST Council. तो मैंने यहां पे फॉलोइंग लिखा है, तो फॉलोइंग लिखा तो हमें नीचे में इसका नाम देना पड़ेगा पांचों का. ओके, तो पांचों का जो नाम देंगे, सर इसको याद कैसे रखेंगे? वेरी सिंपल ट्रिक. अभी जैसे कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो क्या आप अलाउ करेंगे किसी कोरोना पॉजिटिव पर्सन को फ्रीली स्टे करने के लिए? नहीं ना. वो हर जगह घूम सकता है क्या? नहीं ना. उसको क्या करेंगे? क्वारंटाइन करेंगे. तो मैं एक छोटा सा ट्रिक बनाया हूं आपके लिए. डू नॉट अलाउ कोरोना पॉजिटिव. डू नॉट अलाउ कोरोना पॉजिटिव. आप इसे याद रखिएगा, है ना? ओके, ग्रीन नहीं चल रहा है. डू नॉट अलाउ कोरोना पॉजिटिव. ओके, तो डी से हम लोग क्या समझेंगे? डी से हम लोग समझेंगे डीजल. डी से हम लोग समझेंगे डीजल. एन से नेचुरल गैस.
ए से एविएशन टरबाइन फ्यूल, सी से क्रूड और पी से पेट्रोल। दिस इज वेरी सिंपल, आपको याद रखने के लिए DNACP सेंटेंस याद रखिएगा, डू नॉट अलाउ कोरोना पॉजिटिव। डी डीजल, नॉट एन नेचुरल गैस, ए एविएशन टरबाइन फ्यूल, सी कोरोना एंड पी पॉजिटिव यानी पी फॉर पेट्रोल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा याद करने के लिए, ठीक है। आप इसको पूरे याद कर सकते हैं या डीजल, नेचुरल गैस, एटीएफ, क्रूड और पेट्रोल भी लिखेंगे तो भी चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो ये है हमारा आर्टिकल 246A। ओके, तो 246A क्या बोलता है कि ये पावर देता है, 246A पावर देता है। किसे पावर देता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। क्यों? लॉ बना सके किस पे? जीएसटी पे, जो कि इंपोज करेगा। कौन इंपोज करेगा? सेंट्रल और स्टेट इंपोज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गया? पावर दिया गया है किसे? यूनियन को और स्टेट को। किस लिए? लॉ बना सके। किसका? जीएसटी का, जो कि कौन लगाएगा? तो सेंटर लगाएगा और स्टेट लगाएगा। उसके बाद ये क्या है? एक्सक्लूसिव पावर देता है किसे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस चीज के लिए भैया? लॉ बनाने के लिए। किस पे? जीएसटी पे। तो भैया कौन सा सप्लाई पे? इंटर स्टेट सप्लाई पे। ये इंपॉर्टेंट है, इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के सप्लाई में। और तीसरी बातें क्या लिखी है कि ये सब गुड्स पे एफोरसेड प्रोविजन, जो प्रोविजन बोला गया, ये प्रोविजन और ये दो प्रोविजन, ये तब अप्लाई होगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। कौन रिकमेंड करेगा? जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल पे हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 279A। तो अभी 246A मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आर्टिकल 269A। ओके, 269A। आर्टिकल 269A ये क्या बतलाता? आर्टिकल 269A इसके बारे में, इसका हेडिंग क्या होगा? तो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। आर्टिकल 269A बोलता है कि कौन वसूलेगा और कौन कलेक्ट करेगा इंटर स्टेट सप्लाई पे। ओके, अब इसको हम एक डायग्राम के तहत आपको समझाते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगा और कलेक्ट करेगा। लेवी एंड कलेक्ट करेगा। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। किस चीज पे? तो इंटर स्टेट सप्लाई पे। इंटर स्टेट सप्लाई पे। उसके बाद क्या होगा? तो जो भी कलेक्शन होगा टैक्स का, जो भी टैक्स आया, ठीक है, वो टैक्स क्या हो जाएगा? अपोर्शनमेंट हो जाएगा। किसके बीच में? तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो ये अपोर्शनमेंट कैसे होगा? तो पार्लियामेंट करेगा बाय लॉ। और इसके लिए कौन रिकमेंड करेगा इसको? रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल। मतलब समझाइए सर। अभी मैंने आपको बतलाया था आर्टिकल 246A। 246A में मैंने बतलाया था, सेकंड जो पॉइंट था वो ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर है इंटर स्टेट सप्लाई पे लॉ बनाने के लिए। इंटर स्टेट सप्लाई पे जीएसटी का लॉ बनाने के लिए,
ठीक है। तो जीएसटी का लॉ बनाने के लिए तो पावर मिल गया, लॉ बना दिया। अब ये लॉ बनाने के बाद इसको करेक्ट कौन करेगा, ठीक है, उसके बारे में ये चर्चा है। तो आर्टिकल 269A में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लेवी करना और कलेक्शन करना जीएसटी का इंटर स्टेट सप्लाई पे, और जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ वो बटेगा यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। कौन इसको बांटेगा, कौन बांटेगा, तो भैया लॉ के द्वारा, पार्लियामेंट में जो लॉ बना उसके द्वारा, जो कि किसके द्वारा रिकमेंड किया गया होगा, जीएसटी के द्वारा, काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के द्वारा रिकमेंड किया गया और पार्लियामेंट में लॉ बना कि जो भी इंटर स्टेट सप्लाई होगा उस पे जो टैक्स मिला वो टैक्स का अपॉर्शनमेंट कैसे होगा। ओके, नेक्स्ट दूसरी बात क्या है इसमें, दूसरी बात यह है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जो भी इंपोर्ट करेंगे गुड्स का या ऑब्लिक सर्विसेज या बोथ, ओके, ये माना जाएगा कि इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई मतलब जो गुड्स भारत में आ रहा है उसको माना जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई है। ओके, ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन ये है, इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी होता था, ठीक है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, इसको एडिशनल कस्टम ड्यूटी बोला जाता था। तो एज पर कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के तहत जो गुड्स पे सीवीडी लगाया जाता था वो तो जीएसटी में आ गया है। अब जीएसटी में आ गया है तो उस पे अब कौन सा चार्ज करेंगे, सीजीएसटी चार्ज करेंगे या एसजीएसटी चार्ज करेंगे या आईजीएसटी चार्ज करेंगे, तो क्या चार्ज करेंगे, आईजीएसटी, क्यों, इंटर स्टेट सप्लाई, इसीलिए, ठीक है। इसके बाद और क्या बात हो गई सर, समझिए, फोर्थ पॉइंट कि जैसे ही 1975 पे ये हो गया है, इसके बाद कहता है कि पावर किसे मिला है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब पार्लियामेंट को पावर दिया गया। क्या पावर मिला है, तो सप्लाई प्लेस ऑफ जो सप्लाई होगा उस पे लॉ बनाने के लिए, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक चैप्टर ही है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जब मैं प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर आऊंगा तो उस पर डिटेल में जाएंगे। अभी फिलहाल समझिए कि आर्टिकल 269A में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिला है कि प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी रूल्स है, वो कौन बनाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। और इंटर स्टेट सप्लाई के तहत प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये भी कौन तय करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा। तो ये आर्टिकल 269A की बातें हैं। तो आइए इसको लिख लेते हैं, आर्टिकल 269A का। आर्टिकल 269A, ये कुछ शर्त है, इसकी क्या शर्त है, तो इट स्टिपुलेट्स, थोड़ा ज्यादा गीला हो गया है, इसको थोड़ा सूखा लेते हैं। It stipulates that GST on interstate supply shall be levied and
collected by government of India and such tax shall be बटेगा apportioned between union and states in the manner as provided by Parliament by law on the recommendation of GST काउंसिल। ये क्या शर्त है इसकी कि जीएसटी जो है इंटर स्टेट सप्लाई पे ये कौन लेवी करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो भी टैक्स आया वो अपोर्शन हो जाएगा किसके बीच में? यूनियन और स्टेट के बीच में। कैसे होगा? तो भैया जीएसटी काउंसिल जो रिकमेंड करेगा उस पर जो लॉ बनेगा उसके अनुसार। ओके, नेक्स्ट। Import of goods or services or both into India shall be deemed to be supplied in the course of interstate trade or commerce। मतलब ये हो गया कि जो भी गुड्स या सर्विसेज या दोनों जो भी इंडिया में इंपोर्ट किया जाएगा वो माना जाएगा कि कैसा सप्लाई है? इंटर स्टेट सप्लाई। कैसा सप्लाई है? इंटर स्टेट सप्लाई। तो इससे क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल गया, एम्पावर्ड टू लेवी आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल गया है आईजीएसटी कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, ऑन विच अर्लियर countervailing duty were imposed under customs tariff एक्ट 1975। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल गया है कि वो आईजीएसटी लगाएंगे उन गुड्स पे या सर्विसेज पे या दोनों पे जिस पे पहले काउंटर वेलिंग ड्यूटी इंपोज किया गया था कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के तहत। ओके, तो ये हमारा मेन 3 पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है आर्टिकल 269A। और भी पॉइंट है यहां पे, वो लिख लेते हैं।
कि सेंट्रल गवर्नमेंट, या ऐसा करिए पार्लियामेंट लिख लीजिए, दिस आर्टिकल gives power to parliament to make laws on place of supply and when place of supply of goods or services or both in the course of interstate ट्रेड और कॉमर्स। तो ये मुख्यतः 3-4 बातें हैं जो आर्टिकल 269A में था। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो इसके आगे मैं पढ़ूंगा, वो होगा आर्टिकल 366, उसके कुछ क्लाउजेस हम लोग पढ़ेंगे, और आर्टिकल 279A। उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, घर से बाहर नहीं जाना है, और समझ ही रहे हैं। ठीक है, फिर बाय, टेक केयर।